अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, पहले तो कुछ अहम खबरें हैं, उन पर बात तो मुझे करनी है। आपको बताना है कि इलेक्शन अब काफ़ी करीब नज़र आ रहे हैं और मैं अगर आप कुछ हफ्ते पहले का भी मेरा तज्जिया उठा के देख लें तो मैं इस बात पर मुस्सिर थी, कन्विंस्ड थी कि इलेक्शन करवाने पड़ेंगे इस हुकूमत को, और ज़्यादा देर इस हुकूमत को बचाया नहीं जा सकता, इलेक्शन से अवॉइड नहीं किए जा सकते इलेक्शन जो सिचुएशन बन रही है। और उसमें मैंने आपको बताया भी था कि पीपल्स पार्टी जो है वो कलीदी किरदार अदा कर सकती है। ये सिचुएशन क्यों नज़र आ रही है, इलेक्शन की तरफ बात जा रही है, हत्ता कि कबल अज वक्त असम्बली तहलील की भी ऑप्शन पर मुशावरत हुई है। तो कब असम्बली फाइनली तहलील होने जा रही है, इसके हवाले से बड़ी खबर है, आपको आज वीलॉग में दूंगी। एक बड़ा इस्तीफ़ा भी आ चुका है, उसके ऊपर भी बात होगी। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जनाब एतजाज़ एहसन साहब जो रियल वॉरियर साबित हुए हैं और वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी पिटिशन लेकर। तो ताकतवरों को ललकार दिया जी सीधा सीधा एतजाज़ एहसन साहब ने। क्या उनके पिटिशन है उसके ऊपर भी बात होगी। और फिर कुछ बात करेंगे जनाब कि क्या जो है आपस में PMLN और पीपल्स पार्टी के मसले मसाइल, तहफ़्फ़ुज़ात, गिले शिकवे चल रहे हैं। तो ये सारी खबरें हैं आज के वीलॉग में, आपने मेरे साथ जुड़े रहना है आखिर तक। लेकिन इससे बेशतर कि मैं इन खबरों की तरफ जाऊं, दो छोटी छोटी सी चीज़ें जिस पर मुझे बात करनी है, आप तक पहुंचानी है। एक तो जनाब मैंने एक तो जो यूनान में कश्ती का वाक़या पेश आया है जिसमें पाकिस्तानी जाँ बहक हुए हैं, उसकी वजह से बड़ा दिल अफसुर्दा हुआ है, तो अल्लाह ताला जाने वालों की मग़फ़िरत फरमाए। दूसरा मुझे आपसे ये कहना था कि जो मैंने कल के वीलॉग में बात की हुई थी कि जनाब कमेंट्स में पढ़ती भी हूँ और आप लोगों के भी जहन में कोई सवाल हो तो ज़रूर करिएगा। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने फिर से नेक तमन्नाओं का इजहार किया है, बड़ी तारीफ़ भी की है और आप लोग पूरा साथ दे रहे हैं, तो उस सब के लिए शुक्रिया। एक मेरे भाई ने सवाल ज़रूर किया था, उन्होंने सवाल ये किया था जिसका जवाब भी बड़ा सादा सा है, उनका सवाल भी बड़ा सादा सा था कि जो अफवाज पाकिस्तान है वो हल्फ की पासदारी क्यों नहीं कर रही, क्यों ऐसा लगता है कि वो हल्फ से अपने दूर हो रही है। तो वैसे तो बड़ा ही आप कह लेंगे सिंपल सा सवाल है, लेकिन बात वही आ जाती है कि बड़ा सेंसिटिव मामला है जनाब। हल्फ तो है, हल्फ है पाकिस्तान की हिफाजत का, हलफ उठाया है कि इस मुल्क को बचाना है दुश्मनों के वार से, और ये तो वो बखूबी निभा रहे हैं। हम इस पर कोई बात नहीं कर रहे कि जनाब वो क्या सरहदों की हिफाजत नहीं हो रही, दहशतगर्दों से जंग भी लड़ रहे हैं। तो जो एक वो प्रोफेशनल उनका है काम, उसके ऊपर बिल्कुल पूरी कौम भी उनके साथ है, और जो उसके पेशा वराना फ़राइज़ में अंजाम दही में जो हमारे खूबसूरत जवान शहीद होते हैं, हम उनके लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रखते हैं, उनको सलाम भी पेश करते हैं। तो वो एक मामला अपनी जगह है। जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो फ़ौज के सियासत में किरदार के हवाले से हमेशा से एक रहा है हिस्ट्री का प्रॉब्लम, और यही सब वज़ीर आज़मों और सियासतदानों का शिकवा होता है उनसे कि जी ये आप प्लीज़ ना करें। तो जहाँ आपने उनके हलफ की बात की है, तो हलफ तो फिर हर इस मुल्क में जो बड़े ओहदों पर लोग बैठे हैं वो सब ही उठाते हैं मेरे भाई, चाहे वो चीफ़ जस्टिस साहब हों वो भी हलफ उठाते हैं। तो क्या वो हलफ की पूरी पासदारी कर पाते हैं? सियासतदान भी एक हलफ उठाते हैं, वज़ीर आज़म भी हलफ उठाते हैं, सदर भी हलफ उठाते हैं, ब्यूरोक्रेसी के भी बड़े अहम ओहदों पे लोग हलफ उठाते हैं। तो क्या ये तमाम लोग हलफ की पासदारी करते हैं? कुछ लोग दानिस्ता और कुछ लोग गैर दानिस्ता तौर पर भी शायद हलफ की पासदारी नहीं कर पाते, और इसमें बहुत सारी वजूहात होती हैं। जो भी कोई हलफ की अपनी पासदारी नहीं कर रहा होता, उसमें आपके पर्सनल इंटरेस्ट भी होते हैं, इसमें आपकी उस कमिटमेंट का भी एक कमी का ताल्लुक होता है कि जहाँ पर हम ये कह रहे होते हैं कि आप अपने मुल्क से उस तरह शायद अपने शोबे से उस तरह से कमिटेड नहीं हैं जो आप अगर हल्फ की पासदारी नहीं कर रहे। तो मेरे भाई इसमें बड़ी कमज़ोरियाँ हैं, हम सब में हैं, और हम सब अपने अपने शोबे में अगर इसी तरह कमिटमेंट शो करें और 100% ईमानदारी के साथ काम करें तो फिर तो मसले ही ख़त्म हो जाए ना। प्रॉब्लम ही यहाँ पर ये है कि हम में से किसी भी शोबे की मैं बात कर लूँ, हर कोई ऐसा ही है कि वो पूरी कमिटमेंट से अपना काम नहीं करता है, हलफ की पासदारी नहीं करता। जैसे एक जर्नलिस्ट को भी चाहिए कि फेयर होकर और फियरलेस होकर बात करें। क्या हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट इस तरह कर पा रहे हैं? तो फिर हर शोबे की इसी तरह की सूरत हाल है। तो बहरहाल जनाब एक मैं छोटी सी अनाउंसमेंट और कर दूँ जो शायद आप लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस हो, वो ये कि एक बड़ा
मुनफरद सा इंटरव्यू मैंने दिया है अपने चैनल जहाँ पर मैं काम करती हूँ GNN के लिए। और GNN के संग प्रोग्राम है, मोहसिन भट्टी साहब ये प्रोग्राम होस्ट करते हैं और इतवार की रात 11 बजे ये शो आमतौर पर चलता है और वैसे तो यूट्यूब पे हर वक्त अवेलेबल होता है। तो ये जनाब इतवार की रात 11 बजे इस हफ्ते यानी कल के रोज़, यहाँ जब अगर आप सुबह देख रहे होंगे ये व्लॉग तो फिर आज ही के रोज़ मैं कहूँगी, तो रात को 11 बजे इतवार की रात को आप ये शो देख सकते हैं GNN पर। और बिल्कुल मेरे प्रोग्राम यानी जो मैं व्यू पॉइंट प्रोग्राम करती हूँ उसके बिल्कुल फ़ौरन बाद ये प्ले होगा। ये बड़ा एक मुनफरद सा इंटरव्यू है जिसमें आप अगर मेरे बारे में कुछ जानने में इंटरेस्टेड है, मैं कोई फोर्सफुली नहीं मैं कह रही, लेकिन अगर कोई दिलचस्पी है कि भाई आप जानना चाहें मेरी फैमिली से मुतल्लिक और मेरे ब्रॉटअप से मुतल्लिक, मेरे ख़यालात मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के हवाले से, सियासी हालात के बारे में भी और जर्नलिज़म से रिलेटेड भी कुछ दिलचस्प सवालात इस इंटरव्यू का हिस्सा हैं। और ओवरऑल जो एक आप कह लें कि थोड़ी डे रूटीन और जो एक मुनफरद घरेलू समीना है उससे भी आप मिल सकेंगे। तो इसमें काफ़ी वैरायटी है। आप अगर चाहें तो ये इंटरव्यू देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी ये बाद में अवेलेबल होगा तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग शायद लगे आपको। तो ये भी एक अनाउंसमेंट थी जो मुझे करनी थी। अब जी आ जाते हैं जी मज़ीद कोई वक्त ज़ाया किए बगैर इस बात पर कि आज की खबरें क्या हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि इलेक्शन जो हैं वो बिल्कुल अब आप समझ लें कि साफ नज़र आ रहे हैं कि इंशाल्लाह होंगे। और इलेक्शन जो हैं उसके लिए अब कब होंगे ये एक बड़ा सवाल है। और कब के लिए दो ऑप्शंस थी। एक तो ऑप्शन ये है कि जो अगस्त में 13 अगस्त को इस असेंबली की मुद्दत पूरी हो रही है तो ये असेंबली उसके बाद डिज़ोल्व हो जाए। अच्छा, आइन में दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि अगर कोई भी असेंबली अपना मुकर्ररा टाइम पूरा करके डिज़ोल्व होती है, तहलील होती है, ख़त्म होती है, तो फिर उसके बाद 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने होते हैं, यानी 2 महीने के अंदर ही फिर इलेक्शन, जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाता है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर किसी वजह से कोई असेंबली वक्त से पहले तहलील हो जाए तो फिर आपके पास 3 महीने का वक्त होता है कि 90 दिन के अंदर अंदर आप, मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 90 दिन का होता है। वैसे तो खैर पंजाब और KP में हमने इससे भी देखा कि इस पर भी अमल नहीं हुआ, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है वो 90 दिन का होता है, फिर उसके अंदर आपको जनरल इलेक्शन की तरफ जाना होता है। तो अब हुकूमत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। PMLN को एक बात वाज़ेह हो गई है कि शायद जो असेंबली की मुद्दत बढ़ाने की उनकी ख्वाहिश थी कि 6 महीने, साल, 1-2 साल के लिए इस हुकूमत की मुद्दत बढ़ा दी जाए, तो वो शायद पूरी उन्हें होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उसमें क्लियर कट एक ऑप्शन जो है वो पीपल्स पार्टी ने रद्द कर दिया है। और उनका ये कहना है कि इस असेंबली की मुद्दत नहीं बढ़ाई जाएगी, इलेक्शन में हमें बहरहाल जाना होगा। तो पीपल्स पार्टी के इस इनकार के बाद अब PMLN को वाज़ेह हो चुका है कि फिर उनके लिए ज़ाहिर असेंबली की मुद्दत बढ़ाना मुमकिन नहीं रहेगा। तो अब दूसरी ऑप्शंस की तरफ जो है वो गौर शुरू कर दिया गया है। दूसरे ऑप्शंस क्या हैं कि क्या फिर अक्टूबर में इलेक्शन कराए जाएं या फिर नवंबर में इलेक्शन करवाए जाएं। जी हाँ, एक अब नया ऑप्शन ये भी सामने आ चुका है कि नवंबर में इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। इसमें हुकूमत ये चाहती है कि इस तरह से फिर उन्हें 1 महीना कम से कम और मिल सकता है। अगर 13 अगस्त को असेंबली डिज़ोल्व होती है तो फिर 2 महीने के अंदर का मतलब ये है कि मैक्सिमम ये जो इलेक्शंस में जाना पड़ेगा इस हुकूमत को, तो वो फिर 13 अक्टूबर मैक्सिमम डेट होगी। इससे पहले पहले आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे अगर टाइम से असेंबली ख़त्म होती है। लेकिन अगर बिल फ़र्ज़ 1 हफ़्ता पहले, 4 दिन पहले असेंबली डिज़ोल्व कर दी जाए, 9 अगस्त को, 10 अगस्त को, 8 अगस्त को, तो 4 दिन पहले असेंबली तहलील करने से फ़ायदा पूरे 1 महीने का हो जाएगा। मतलब ये है कि फिर इनके पास ये कदगन नहीं होगी कि 60 दिन में कराना है, फिर इनके पास 90 दिन का टाइम होगा। फिर 90 दिन में ये इलेक्शन करवा सकते हैं, तो फिर बात नवंबर तक भी जा सकती है। तो ये भी एक ऑप्शन पे गौर हो रहा है कि क्यों ना 10 अगस्त को या 9 अगस्त को ही असेंबली तहलील कर दी जाए, ताकि फिर इंतखाबात अक्टूबर की बजाय उल्टा नवंबर में मज़ीद 1 महीना लेट करवाए जा सकें। तो ये भी एक ऑप्शन है और ये ऑप्शन अप्लाई हो सकता है। बिल्कुल इसके ऊपर 2 चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये ऑप्शन जो है वो डिपेंड कर रहा होगा। पहला ऑप्शन ये पहली चीज़ जो पहला फैक्टर है वो ये होगा कि जाहिर है कि चेयरमैन PTI इमरान खान साहब का उस वक्त तक क्या बंदोबस्त अगस्त तक ये लोग कर चुके होंगे या नहीं कर चुके होंगे, वो किस पोजीशन में होंगे, वो किन हालात में होंगे, और PTI का वोट बैंक किस हद तक मुतासर ये लोग करने में कामयाब हो चुके होंगे। तो पहले तो ये इसको गेज करेंगे, इसका पैमाना चेक करेंगे।
और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये होगी PMLN के लिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जनाब नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से राहें कितनी हमवार हो चुकी होंगी, उनके केसेस, उनकी नाअहली, ये तमाम मामलात जो हैं ये किस हद तक रिजॉल्व हो चुकेंगे। तो अगर ये दो फैक्टर्स इनको अपने हक में नज़र आए, यानी नवाज शरीफ साहब की वापसी और इमरान खान साहब का इंतखाबी सियासत से आउट होना, अगर ये दो चीज़ें इन्हें अपने हक में नज़र आईं तो फिर ये बिल्कुल ये कर सकते हैं कि असेंबली की मुद्दत पूरी होने दें और अक्टूबर में इलेक्शन करा लें। लेकिन अगर इनमें इन्हें थोड़ा सा मजीद वक्त चाहिए हुआ तो फिर ये कर सकते हैं कि 10 अगस्त को असेंबली तहलील कर लें और बाद में नवंबर में इलेक्शन करवाने का सोचें, ताकि इन्हें मजीद 1 महीने का वक्त मिल सके। तो ये तो है जी इनकी प्लानिंग। अब अल्लाह की प्लानिंग क्या है वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो हुकूमत के ऑप्शंस हैं वो ये हैं। इससे दो बातें तो पता चल रही हैं कि ये हुकूमत फाइनली इलेक्शंस के ऊपर जाने का ही सोच रही है। अब इनके पास कोई और चॉइस बाकी नहीं रही। और अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी खुलेआम इस सिलसिले में अपना इजहार करना शुरू कर दिया है। और जो इनकी छोटी छोटी आपस में तहफ़्फ़ुज़ात और लड़ाइयाँ शुरू हुई थी, अब ये जानबूझकर भी उसको पब्लिक कर रहे हैं, क्योंकि अब इलेक्शन में जाना है तो फिर इलेक्शन तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी लड़ना होता है। तो इसलिए अब एक दूसरे के ऊपर मलबे भी डालने हैं कि जनाब बजट तो इसहाक डार ने बनाया है, पीपल्स पार्टी का तो कोई ताल्लुक नहीं, हमारे तो बजट पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं उल्टा कि हमारे तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। तो इस तरह की अब जो लड़ाइयाँ ये खुलेआम ये करेंगे और उसकी भी वजह यही होगी कि जनाब अपने वोटर सपोर्टर को ये पैगाम दे सकें कि जनाब ये जो जितना भी मसले मसाइल थे वो तो सारे PMLN की वजह से थे। और फिर बड़े धमाके से बिलावल ये भी कह रहे हैं कि जनाब हमने तो इत्तेहादियों से कहा है कि करें इलेक्शन की तैयारी, दिल बड़ा करें और आए मैदान में, इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये भी बेसिकली एक इंडिकेशन ही है इन तमाम चीज़ों की तरफ। अब PMLN को भी पता चल गया है कि जनाब इलेक्शन में तो जाना ही पड़ेगा, तो रोते रोते जाएंगे या डरते डरते जाएंगे तो और कमज़ोर पोजीशन पे नज़र आएंगे। तो उससे बेहतर ये है कि अब जाना ही है तो फिर हम भी तगड़े होकर सामने, कम से कम दिखाने के लिए तो ज़रूर तगड़े होकर सामने आए कि हाँ जी हम भी तैयार हैं, फिर ऐसे तो ऐसे ही सही। तो अब उनकी तरफ से भी ऐसे स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए हैं, मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स कि जी हम भी बिल्कुल तैयार हैं, भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे, 2/3 लेंगे, कारकुनान तैयारी करें, अवाम तक सारा जो पैगाम है PMLN का पहुँचाएँ। तो ये सारी चीज़ें आपको अल्टीमेटली इस तरफ जाती नज़र आ रही हैं कि अब इलेक्शन की तरफ इन्हें जाना होगा। फिर मैं आपको ये बता दूं कि एक अहम इस्तीफ़ा जो जिसकी मैं बात कर रही थी वो एडवोकेट जनरल पंजाब का है, जिनका नाम मोहम्मद शान गुल है। और इन्होंने इस ओहदे से इस्तीफ़ा क्यों दिया? इन्होंने इस ओहदे से इस्तीफ़ा इसलिए दिया है कि जनाब जो निगरान हुकूमत है इसकी मुद्दत ख़त्म हो गई है और आइनी तौर पर चूँकि ये अब एक लेजिटिमेट हुकूमत नहीं रही, कानूनी हुकूमत नहीं रही, तो वो समझते हैं कि इस हुकूमत के साथ वो काम नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग जहाँ हमें मायूस करते हैं इस सिस्टम में रहते हुए, वहीं उम्मीद की कुछ किरणें भी होती हैं। कुछ ऐसे बाज़मीर लोग भी हमें नज़र आते हैं जो ओहदों को खातिर में नहीं लाते, जो अपना मफाद, ज़ाती मफाद सिर्फ नहीं देख रहे होते, वो कहीं ना कहीं ज़मीर की आवाज़ भी सुन रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं आइन और कानून की आवाज़ें भी उठ रही होती हैं। और उन्हीं में से भी एक आवाज़ ये भी है कि जो इस बात के ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है कि जनाब निगरान हुकूमतों की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और इनको अब चले जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो निगरान बैठे हैं उनमें इतनी हया नहीं है कि वो खुद ये कह लेंगे जी हम तो 60 दिन के लिए आए थे या 90 दिन के लिए आए थे, हमारा वक्त ख़त्म हो गया, हम जा रहे हैं, आगे आप जाने, आपका काम जाने। ये पूरी एक सेटलमेंट के साथ खैर आए हुए थे। तो इनकी हकीकत तो खुद नदीम अफजल चंद साहब ने बयान कर दी है। नदीम अफजल चंद साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू आज मैंने देखा नईम अशरफ भट्ट साहब के साथ, जो कि ARY के सीनियर रिपोर्टर हैं, और बड़ी उन्होंने नदीम अफजल चंद साहब ने उसमें इंपॉर्टेंट बातें की। उन्होंने फिर से ये बात की कि जनाब जो PMLN की तरफ जाना है पीपल्स पार्टी का, वो सही फैसला नहीं था। पंजाब में अगर किसी को सपोर्ट करना था, किसी के साथ इत्तेहाद बनाना था तो PTI के साथ बनाना चाहिए था। ग्राउंड पे लोग उनको पसंद करते हैं, उससे पीपल्स पार्टी को भी फ़ायदा होता है, ना कि PMLN को। PMLN का बोझ जो है वो पीपल्स पार्टी पे भी पड़ेगा, तो ये कोई अच्छी चॉइस नहीं थी। फिर इस बात पे भी उन्होंने तनकीद की कि जिस तरह से PTI के लीडर उन्हें छोड़ के गए, उन्होंने कहा कि ये अलग बात है कि वो 3 साल पहले PTI छोड़ गए थे, लेकिन अगर इस तरह के हालात होते तो वो कभी ना छोड़ते। और उनका मानना है कि PTI के लीडर्स को स्टैंड लेना चाहिए था। फिर उन्होंने अपने भाई के मुतालिक बताया जो कि अभी तक PTI से वाबस्ता है, कि उनको पकड़ने के लिए किस तरह से फिर नदीम अफजल चंद साहब के जो वालिद हैं जो काफ़ी ज़ईफ़ हैं, उनको भी पकड़ लिया इस हुकूमत ने। अब देखिए पीपल्स पार्टी का एक बंदा है
और उसका भाई चूंकि पीटीआई में है तो फिर भी उसके बाप की माफ़ी नहीं हो रही। इस कदर पीटीआई से नफरत हुई पड़ी है कि किसी का कोई दूर पार का भी रिश्ता है तो भले वो इस हुकूमत से ही क्यों ना करीब तर बंदा हो, फिर भी उसको बख्शा नहीं जा रहा। ये सूरत हाल है। तो इस पर भी उनके जो एक तहफ़्फ़ुज़ात थे नदीम अफजल चंद साहब ने, वो भी बड़े डेस्परेट लग रहे थे और उन्होंने कहा कि इससे बेहतर है मैं तो खुद सोच रहा हूँ सियासत छोड़ दूँ। तो ये उनका एक इंटरव्यू था। लेकिन इसी तरह की एक सेन वॉइस और बड़ी तगड़ी वॉइस वो है जनाब एतजाज़ अहसन साहब की। एतजाज़ अहसन साहब जो मुख्तलिफ औकात में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, मुख्तलिफ टॉक शोज़ में अपने ख्यालात का इज़हार 9 मई के वाक़े के हवाले से करते रहे हैं। उन्होंने सवालात भी उठाए कि रोका क्यों नहीं गया, आईजी पंजाब को क्यों नहीं हटाया गया, पुलिस वालों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई जिन्होंने इन लोगों को जो कि वहाँ पे जलाओ घिराव करने जा रहे थे उन्हें रोका क्यों नहीं हसास जगहों पे जाने से। तो वो ये बहुत से सवालात उठा रहे थे। फिर वो सवालात तो अपनी जगह, इनकी तो इन्वेस्टिगेशन को ख़ास सामने नहीं आई, और ऊपर से फिर जब आर्मी एक्ट और आर्मी अदालतों की बातें शुरू हो गई तो उस पर भी वो बड़े वोकल हुए। अब उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर कर दी है आर्मी अदालतों के खिलाफ, और उनका कहना है कि जनाब ये जो सिविलियंस हैं इनका ट्रायल आर्मी अदालतों में नहीं हो सकता, ये खिलाफ कानून है। ये वैसे भी सिर्फ 2 साल के लिए उस वक्त बनी थी जब आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया पेश आया था, और 2 साल के बाद उन्हें अल्टीमेटली ख़त्म ही होना था। तो ये अब जो सारा इस पे एक्ट है ये सारा गैर कानूनी होगा। इसके ऊपर वो अब पिटिशन में चले गए हैं। बड़े तगड़े 2 वकील उन्होंने किए हैं, जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब और सलमान अकरम राजा साहब। और मैं ज़ाती तौर पर इनको बड़ा पसंद करती हूँ। सलमान अकरम राजा साहब बहुत ही काबिल और बड़ी अनबाइस्ड किस्म के वकील हैं, और ये मुकदमा लड़ेंगे एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से। और देखें अदालत क्या फ़ैसला करती है। फिर एक दफ़ा कोर्ट जो है वो उसके कंधों पे काफ़ी बोझ है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी चीफ कैटेगोरिकली ये कह चुके हैं कि आर्मी एक्ट के तहत ही मुकदमा चलेगा। तो अगर आर्मी चीफ की इस ख्वाहिश के बरक्स इस पिटिशन पर फैसला ये आता है कि नहीं जी, आर्मी अदालतों में ये मुकदमा सिविलियन पे नहीं चल सकता, ये गैर कानूनी होगा, चीफ जस्टिस साहब इस पिटिशन को एंटरटेन करते हैं और ये मामला उड़ा देते हैं अगर, तो फिर आप सोचें कि ऐसा लगेगा कि जैसे 2 इंस्टीट्यूट फिर एक दूसरे के आमने सामने आ गए, दोनों इंस्टीट्यूशंस। तो ये काफ़ी एक अलार्मिंग सी भी सिचुएशन है, लेकिन एक डिसाइसिव मोमेंट भी लग रहा है कि कौन क्या करेगा इसके ऊपर। तो ये एक बड़ा ही जिसको कहते हैं कि मुझे नज़र आ रहा है कि एक आने वाले दिनों में इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा ये डिसाइड करने में कि आखिर फ़ौजी अदालतों का मुस्तकबिल क्या होगा, और क्या वाकई पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब का और बाकी वर्कर्स का इन अदालतों के तहत ही ट्रायल होगा या नहीं। तो ये फ़ैसला अब चंद दिनों की बात रह गई है, लेकिन यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अगर ये चीज़ें जो हैं इसी तरह से होती हैं। तो आज ही यहीं पे बात को समेटते हैं जी। और भी कुछ ख़बरें थी छोटी मोटी, वो भी मैं चाह रही थी डिस्कस करूं, लेकिन बात ज़रा लंबी हो जाएगी। तो जनाब आज यहीं पे आपसे इजाज़त लेते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।